दिन भर की भागदौड़, फिर घर लौटने पर पति और बच्चों को डिनर करवाकर रश्मि जब बेडरूम में पहुंची तब तक 10 बज चुके थे। उसने फटाफट नाइट ड्रेस पहनी और फ्रेश होकर बिस्तर पर आ गई। वह थक कर चूर हो चुकी थी। उसे लगा कि नींद जल्दी ही आ घेरेगी, लेकिन नींद न आई तो उसने अनमने मन से लेटे लेटे ही टीवी का रिमोट दबाया। कोई न्यूज चैनल चल रहा था। उस पर अचानक एक न्यूज ने उसे चौंका दिया। वह स्तब्ध रह गई। यह क्या हुआ? सुधीर ने मेट्रो के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसका मन किया कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसे लगा कि कहीं उसका रोना सुनकर पास के कमरे में सो रहे बच्चे जाग न जाएं। पति संभव भी तो दूसरे कमरे में अपने कारोबार का काम निपटाने में लगे थे। रश्मि ने रुलाई रोकने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख लिया, लेकिन काफी देर तक रोती रही। शादी से पूर्व का पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने घूम गया। बचपन से ही रश्मि काफी बिंदास, चंचल और खुले मिजाज की लड़की थी। आधुनिकता और फैशन पर वह सबसे ज्यादा खर्च करती थी। पिता बड़े उद्योगपति थे, इसलिए घर में रुपयों पैसों की कमी नहीं थी। तीखे नैननक्श वाली रश्मि ने जब कॉलेज में प्रवेश लिया तो पहले ही दिन सुधीर से उसकी आंखें चार हो गईं। हेलो, आई एम रश्मि। रश्मि ने खुद आगे बढ़कर सुधीर की तरफ हाथ बढ़ाया। किसी लड़की को यूं अचानक हाथ आगे बढ़ाता देख सुधीर अचकचा गया। शर्माते हुए उसने कहा, हेलो, मैं सुधीर हूँ। कहाँ रहते हो? कौन सी क्लास में हो? रश्मि ने पूछा। अभी इस शहर में नया आया हूँ। पापा आर्मी में हैं। बी.कॉम प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। सुधीर ने एक सांस में जवाब दिया। ओह, तो तुम भी मेरे साथ ही हो। मेरा मतलब हम एक ही क्लास में हैं, रश्मि ने चहकते हुए कहा। उस दिन दोनों क्लास में फ्रंट लाइन में एक दूसरे के आसपास ही बैठे। प्रोफेसर ने पूरी क्लास के विद्यार्थियों का परिचय लिया तो पता चला कि रश्मि पढ़ाई में अव्वल है। कॉलेज टाइम के बाद सुधीर और रश्मि साथ साथ बाहर निकले तो पता चला कि सुधीर को पापा का ड्राइवर कॉलेज छोड़ गया था। रश्मि ने अपनी मोपेड बाहर निकाली और कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ती हूँ। नहीं, ड्राइवर आने ही वाला है। अरे चलो भाई, रश्मि खा नहीं जाएगी। रश्मि के कहने का अंदाज कुछ ऐसा था कि सुधीर उसकी मोपेड पर बैठ गया। पूरे रास्ते रश्मि की चपर चपर चलती रही। उसे इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि वह सुधीर से पूछे कि कहाँ जाना है। बातों बातों में रश्मि अपने घर की गली में पहुंची तो सुधीर ने कहा, बस यही छोड़ दो। ओह सॉरी, मैं तो पूछना ही भूल गई कि आपको कहाँ छोड़ना है। मैं तो बातों बातों में अपने घर की गली में आ गई। बस यही तो छोड़ना है। वह सामने वाला मकान हमारा है। अभी कुछ दिन पहले ही किराए पर लिया है पापा ने। अच्छा, तो आप लोग आए हो हमारे पड़ोस में? रश्मि ने कहा। जी हाँ, चलो फिर तो हम दोनों साथ साथ कॉलेज जाया आया करेंगे। रश्मि और सुधीर के बाद के दिन यूं ही गुजरते गए। पहली मुलाकात दोस्ती में और दोस्ती प्यार में जाने कब बदल गई पता ही न चला। रश्मि का सुधीर के घर यूं आना जाना होता जैसे वह घर की ही सदस्य हो। सुधीर की मम्मी रश्मि से खूब प्यार करती थीं। कहती थीं कि तुझे तो अपनी बहू बनाऊंगी। इस प्यार को पाकर रश्मि के मन में भी नई उमंगें पैदा हो गईं। वह सुधीर को अपने जीवन साथी के रूप में देखकर कल्पनाएं करती। एक दिन सुधीर घर में अकेला था तो उसने रश्मि को फोन कर कहा, घर आ जाओ, कुछ काम है। जब रश्मि पहुंची तो दरवाजे पर मिल गया सुधीर। बोला, मैं एक टॉपिक पढ़ रहा था लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोचा तुमसे पूछ लेता हूँ।
तो दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? आंटी कहाँ है? यही है। क्यों चिंता कर रही हो? ऐसे डर रही हो जैसे अकेला हूँ तो खा जाऊंगा। ये कहते हुए सुधीर ने रश्मि का हाथ थाम उसे अपनी ओर खींच लिया। सुधीर के अचानक इस बर्ताव से रश्मि सहम गई। वह छुई मुई सी सुधीर की बाहों में समाती चली गई। क्या कर रहे हो सुधीर? छोड़ो मुझे, वह बोली, लेकिन सुधीर ने एक न सुनी। वह बोला, आई लव यू रश्मि। जानती हूँ, पर यह कौन सा तरीका है? रश्मि ने प्यार से समझाने की कोशिश की। कुछ दिन इंतजार करो मिस्टर। रश्मि तुम्हारी है, एक दिन पूरी तरह तुम्हारी हो जाएगी। परंतु सुधीर पर कोई असर नहीं हुआ। हद से आगे बढ़ता देख रश्मि ने सुधीर को धक्का दिया और हिरनी सी कुलांचे भरती हुई घर से बाहर निकल गई। उस रात रश्मि सो नहीं पाई। उसे सुधीर का यूं बाहों में लेना अच्छा लगा। कुछ देर और रुक जाती तो सोचकर सिहरन सी दौड़ गई। और एक दिन ऐसा आया जब पढ़ाई की आड़ में चल रहा प्यार का खेल पकड़ा गया। दोनों अब तक कॉम अंतिम वर्ष में प्रवेश कर चुके थे और एक दूजे में इस कदर खो चुके थे कि उन्हें आभास भी नहीं था कि इस रिश्ते को रश्मि के पिता और भाई कतई स्वीकार नहीं करेंगे। उस दिन रश्मि के घर कोई नहीं था। वह अकेली थी कि सुधीर पहुंच गया। उसे देख रश्मि की धड़कनें बढ़ गईं। वह बोली, सुधीर जाओ तुम, पापा आने वाले हैं। तो क्या हो गया? दामाद अपने ससुराल ही तो आया है, सुधीर ने मजाकिया लहजे में कहा। नहीं, तुम जाओ प्लीज। रुको डार्लिंग, यूं धक्के मारकर क्यों घर से निकाल रही हो? कहते हुए सुधीर ने रश्मि को अपनी बाहों में भर लिया। तभी जो न होना चाहिए था वह हो गया। रश्मि के पापा ने अचानक घर में प्रवेश किया और दोनों को एक दूसरे की बाहों में समाया देख आग बबूला हो गए। फिर पता नहीं कितने लात घूंसे सुधीर को पड़े। सुधीर कुछ बोल नहीं पाया, बस पिटता रहा। जब होश आया तो अपने घर में लेटा हुआ था। सुधीर और रश्मि के परिवारजनों की बैठक हुई। सुधीर की मम्मी ने प्रस्ताव रखा कि वे रश्मि को बहू बनाने को तैयार हैं। फिर काफी सोच विचार हुआ। रश्मि के पापा ने कहा, बेटी को कुएं में धकेल दूंगा पर इस लड़के से शादी नहीं करूंगा। जब कोई काम नहीं करता तो क्या खाएगा खिलाएगा। आखिर तय हुआ कि रश्मि की शादी जल्द से जल्द किसी अच्छे परिवार के लड़के से कर दी जाए। रश्मि और सुधीर के मिलने पर पाबंदी लग गई, पर वे दोनों कहीं न कहीं मिलने का रास्ता निकाल ही लेते। और एक दिन रश्मि के पापा ने घर में बताया कि दिल्ली से लड़के वाले आ रहे हैं रश्मि को देखने। ये सुनकर रश्मि को अपने सपने टूटते नजर आए। उसने कुछ नहीं खाया पिया। भाभी ने समझाया, ये बचपना छोड़ो रश्मि, हम इज्जतदार खानदानी परिवार से हैं। सबकी इज्जत चली जाएगी तो मैं क्या करूं? इस घर में बच्चों की खुशी का ख्याल नहीं रखा जाता। दोनों दीदी कौन सी सुखी हैं अपने पतियों के साथ। तेरी बात ठीक है रश्मि, लेकिन समाज, परिवार में ये बातें माने नहीं रखती। तेरे गम में पापा को कुछ हो गया तो, उन्होंने कुछ कर लिया तो सब खत्म हो जाएगा ना। रश्मि कुछ नहीं बोल पाए। उसी दिन दिल्ली से लड़का संभव अपने छोटे भाई राजीव और एक रिश्तेदार के साथ रश्मि को देखने आया। रश्मि को देखते ही सब ने पसंद कर लिया। रिश्ता फाइनल हो गया। जब ये बात सुधीर को रश्मि की एक सहेली से पता चली तो उसने पूरी गली में कोहराम मचा दिया, देखता हूँ कैसे शादी करते हैं। रश्मि की शादी होगी तो सिर्फ मेरे साथ। रश्मि मेरी है। पागल सा हो गया सुधीर। इधर उधर बेतहाशा दौड़ा गली में। पत्थर मार मार कर रश्मि के घर की खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले। रश्मि के पिता के मन में डर बैठ गया कि कहीं ऐसा न हो कि लड़के वालों को इस बात का पता चल जाए।
तब तो इज्जत चली जाएगी। सब हालात देखकर तय हुआ कि रश्मि की शादी किसी दूसरे शहर में जाकर करेंगे। किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। अब एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ माँ बाप के प्रति जिम्मेदारी। बहुत तड़पी, बहुत रोई रश्मि और एक दिन उसने अपनी भाभी से कहा, मैं अपने प्यार का बलिदान देने को तैयार हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। मुझे एक बार सुधीर से मिलने की इजाज़त दी जाए। मैं उसे समझाऊंगी। मुझे पूरी उम्मीद है वह मान जाएगा। भाभी ने घर वालों से छिपा कर रश्मि को सुधीर से आखिरी बार मिलने की इजाज़त दे दी। रश्मि को अपने करीब पाकर फूट फूट कर रोया सुधीर। उसके पांवों में गिर पड़ा, लिपट गया किसी नादान छोटे बच्चे की तरह। मुझे छोड़कर मत जाओ रश्मि, मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना, मर जाऊंगा। यंत्रवत खड़ी रह गई रश्मि। सुधीर की यह हालत देखकर वह खुद को नहीं रोक पाए। लिपट गई सुधीर से और फाफक पड़ी, नहीं सुधीर, तुम ऐसा मत कहो, तुम बच्चे नहीं हो। रोते रोते रश्मि ने कहा, नहीं रश्मि, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम बिन। सुबकते हुए सुधीर ने कहा, अगर तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया है तो तुम्हें मुझसे दूर जाना होगा, मुझे भुलाना होगा। ये सब कहकर काफी देर समझाती रही रश्मि और आखिर अपने दिल पर पत्थर रखकर सुधीर को समझाने में सफल रही। सुधीर ने उससे वादा किया कि वो कोई बखेड़ा नहीं करेगा। जब भी मायके आऊंगी तुमसे मिलूंगी जरूर, यह मेरा भी वादा है। रश्मि यह वादा कर घर लौट आए। पापा किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे, इसलिए एक दिन रात को घर के सब लोग चले गए एक अनजान शहर में। रश्मि की शादी दिल्ली के एक जाने माने खानदान में हो गई। ससुराल आकर रश्मि को पता चला कि उसके पति संभव ने शादी तो उससे कर ली, पर असली शादी तो उसने अपने कारोबार से कर रखी है। देर रात तक कारोबार का काम निपटाना संभव की प्राथमिकता थी। रश्मि देर रात तक सीढ़ियों में बैठकर संभव का इंतजार करती। कभी कभी वहीं बैठे बैठे सो जाती। एक तरफ प्यार की टीस, दूसरी तरफ पति की उपेक्षा से रश्मि टूट कर रह गई। ससुराल में पासा पड़ोस की हम उम्र लड़कियां आती तो रश्मि से मजाक करती, आज तो भाभी के गालों पर निशान पड़ गए। भैया ने लगता है सारी रात सोने नहीं दिया। रश्मि मुस्कुरा कर रह जाती। करती भी क्या, अपना दर्द किससे बयां करती। पड़ोस में ही महेश जी का परिवार था। उनके एक कमरे की खिड़की रश्मि के कमरे की तरफ खुलती थी। यदा कदा रात को वह खिड़की खुली रहती तो महेश जी के नवविवाहित पुत्र की प्रणय लीला रश्मि को देखने को मिल जाती। तब सिसक कर रह जाने के सिवा और कोई चारा नहीं रह जाता था रश्मि के पास। संभव जब कभी रात में अपने कामकाज से जल्दी फ्री हो जाता तो रश्मि के पास चला आता, लेकिन तब तक संभव इतना थक चुका होता कि बिस्तर पर आते ही खर्राटे भरने लगता। एक दिन संभव कारोबार के सिलसिले में बाहर गया था और रश्मि तपती दोपहर में फर्स्ट फ्लोर पर बने अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसे एहसास हुआ कोई उसके बगल में आकर लेट गया है। रश्मि को अपनी पीठ पर किसी मर्दाना हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। वह आंखें मूंदे पड़ी रही। वह स्पर्श उसे अच्छा लगा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। सांसें धड़कनी की तरह चलने लगीं। उसे लगा शायद संभव है, लेकिन यह उसका देवर राजीव था। उसे कोई एतराज न करता देख राजीव का हौसला बढ़ गया तो रश्मि को कुछ अजीब लगा। उसने पलटकर देखा तो एक झटके से बिस्तर पर उठ बैठी और कड़े स्वर में राजीव से कहा कि जाओ अपने रूम में, नहीं तो तुम्हारे भैया को सारी बात बता दूंगी। तो वह तुरंत उठा और चला गया।
उधर सुधीर ने एक दिन कहीं से रश्मि की ससुराल का फ़ोन नंबर लेकर रश्मि को फ़ोन किया तो उसने उससे कहा कि सुधीर, तुम्हें मैंने मना किया था न कि अब कभी मुझसे संपर्क नहीं करना। मैंने तुमसे प्यार किया था। मैं उन यादों को ख़त्म नहीं करना चाहती। प्लीज़ अब फिर कभी मुझसे संपर्क न करना। तब उम्मीद के विपरीत रश्मि के इस तरह के बर्ताव के बाद सुधीर ने फिर कभी रश्मि से संपर्क नहीं किया। रश्मि अपने पति के रूखे और ठंडे व्यवहार से तो परेशान थी ही, उसकी सास भी कम नहीं थी। रश्मि ने फिल्मों में ललिता पंवार को सास के रूप में देखा था। उसे लगा वही फिल्मी चरित्र उसकी लाइफ में आ गया है। हसीन ख्वाबों को लिए उड़ने वाली रश्मि धरातल पर आ गई। संभव के साथ जैसे तैसे एडजस्ट किया उसने, परंतु सास से उसकी पटरी नहीं बैठ पाई। संभव को भी लगा अब सास बहू का एक साथ रहना मुश्किल है। तब सब ने मिलकर तय किया कि संभव रश्मि को लेकर अलग घर में रहेगा। कुछ ही दूरी पर किराए का मकान तलाशा गया और रश्मि नए घर में आ गई। अब तक उसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हो चुके थे। शादी के 12 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। नए घर में आकर रश्मि के सपने फिर से जाग उठे। उमंगें जवां हो गईं। उसने कार चलाना सीख लिया। पेंटिंग का उसे शौक था। उसने एक से बढ़कर एक पोर्ट्रेट तैयार किए। जो देखता वह देखता ही रह जाता। अपने बेटे साहिल को पढ़ाने के लिए रश्मि ने हिमेश को ट्यूटर रख लिया। वह साहिल को पढ़ाने के लिए अक्सर दोपहर बाद आता था जब संभव घर होता था। 28-30 वर्षीय हिमेश बहुत आकर्षक और तहजीब वाला अध्यापक था। रश्मि को उसका व्यक्तित्व बेहद आकर्षक लगता था। खुले विचारों की रश्मि हिमेश से हंस बोल लेती। हिमेश अविवाहित था। उसने रश्मि के हंसी मजाक को अलग रूप में देखा। उसे लगा कि रश्मि उसे पसंद करती है, लेकिन रश्मि के मन में ऐसा दूर दूर तक न था। वो उसे एक शिक्षक के रूप में देखती और इज्जत देती। एक दिन रश्मि घर पर अकेली थी। साहिल अपने दोस्त के घर गया था। हिमेश आया तो रश्मि ने कहा कि कोई बात नहीं, आप बैठिए, हम बातें करते हैं। कुछ देर में साहिल आ जाएगा। रश्मि चाय बना लाए और दोनों सोफे पर बैठ गए। रश्मि ने बताया कि वह राधा कृष्ण की एक बहुत बड़ी पोर्ट्रेट तैयार करने जा रही है। उसमें राधा कृष्ण के प्यार को दिखाया गया है। ये बताते हुए रश्मि अपने अतीत में डूब गई। उसकी आंखों के सामने सुधीर का चेहरा घूम गया। हिमेश कुछ और समझ बैठा। उसने एक हिमाकत कर डाली। अचानक रश्मि का हाथ थामा और आई लव यू कह डाला। रश्मि को लगा जैसे कोई बम फट गया है। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। वह अचानक उठी और क्रोध में बोली, आप उठिए और तुरंत यहाँ से चले जाइए, और दोबारा इस घर में पाँव मत रखिएगा वरना बहुत बुरा होगा। हिमेश को तो जैसे सांप सूंघ गया। रश्मि का क्रोध देख उसके हाथ कांपने लगे। आप मुझे गलत समझ रही हैं मैडम, उसने कांपते स्वर में कहा। गलत मैं नहीं समझ रही, आपने मुझे समझा है। एक शिक्षक के नाते मैं आपकी इज्जत करती रही और आपने मुझे क्या समझ लिया। फिर एक पल भी नहीं रुका हिमेश। उसके बाद उसने कभी रश्मि के घर की तरफ देखा भी नहीं। जब कभी साहिल ने पूछा रश्मि से तो उसने कहा कि सर बाहर रहने लगे हैं। रश्मि की जिंदगी फिर से दौड़ने लगी। एक दिन एक 5 सितारा होटल में लगी डायमंड ज्वेलरी की प्रदर्शनी में एक सम्भ्रात परिवार की 30-35 वर्षीय महिला ऊर्जा से रश्मि की मुलाकात हुई। बातों ही बातों में दोनों इतनी घुल मिल गईं कि दोस्त बन गईं। वह सच में ऊर्जा ही थी। गजब की फुर्ती थी उसमें। ऊर्जा ने बताया कि वह अपने घर पर योगा करती है।
योगा सिखाने और अभ्यास कराने योगा सर आते हैं। रश्मि को लगा वह भी ऊर्जा की तरह गठीले और आकर्षक फिगर वाली हो जाए तो मजा आ जाए। तब हर कोई उसे देखता ही रह जाएगा। ऊर्जा ने स्वाति से कहा कि मैं योगा सर को तुम्हारा मोबाइल नंबर दे दूंगी, वे तुमसे संपर्क कर लेंगे। रश्मि ने अपने पति संभव को मना लिया कि वह घर पर योगा सर से योगा सीखेगी। एक दिन रश्मि के मोबाइल घंटी बजी। उसने देखा तो कोई नया नंबर था। रश्मि ने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, हेलो मैडम, मैं योगा सर बोल रहा हूँ। ऊर्जा मैडम ने आपका नंबर दिया था, आप योगा सीखना चाहती हैं? जी हाँ, मैंने कहा था, ऊर्जा से, रश्मि ने कहा। तो कहिए कब से आना है? किस टाइम आ सकते हैं आप? कल सुबह 6 बजे आ जाता हूँ। आप अपना एड्रेस नोट करा दें। रश्मि ने अपना एड्रेस नोट कराया। सुबह 5:30 बजे का अलार्म बजा तो रश्मि जाग गई। योगा सर 6 बजे आ जाएंगे, यही सोचकर वह आधे घंटे में फ्रेश होकर तैयार रहना चाहती थी। बच्चे और पति संभव सो रहे थे। उन्हें 8 बजे उठने की आदत थी। रश्मि उठते ही बाथरूम में घुस गई। फ्रेश होकर योगा की ड्रेस पहनी, तब तक 6 बजने जा रहे थे कि अचानक डोरबेल बजी। योगा सर ही हैं ये सोचकर उसने दौड़कर दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर वह स्तब्ध रह गई। उसके सामने सुधीर खड़ा था, वही सुधीर जो उसकी यादों में बसा रहता था। तुम योगा सर? रश्मि ने पूछा। हाँ। फिर सुधीर ने, अंदर आने को नहीं कहोगी? कहा तो रश्मि हड़बड़ा गई। हाँ आओ, आओ ना प्लीज, उसने कहा। सुधीर अंदर आया तो रश्मि ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए उसे बैठने को कहा। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। रश्मि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, क्या नहीं। सुधीर कहे या योगा सर? रश्मि सहज नहीं हो पा रही थी। उसके मन में सुधीर को लेकर अनेक सवाल चल रहे थे। कुछ देर में वह सामान्य हो गई तो सुधीर से पूछ लिया, इतने साल कहाँ रहे? सुधीर चुप रहा तो रश्मि फिर बोली, प्लीज सुधीर, मुझे ऐसी सजा मत दो। आखिर हमने प्यार किया था। मुझे इतना तो हक है जानने का। मुझे बताओ, यहाँ तक कैसे पहुँचे और अंकल आंटी कहाँ हैं? तुम कैसे हो? रश्मि के आग्रह पर सुधीर को झुकना पड़ा। उसने बताया कि तुमसे अलग होकर कुछ टाइम मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ा रहा। फिर थोड़ा सुधरा तो शादी की, लेकिन पत्नी ज्यादा दिन साथ नहीं दे पाई। घर बार छोड़कर चली गई और किसी और के साथ घर बसा लिया। फिर काफी दिनों के इलाज के बाद ठीक हुआ तो योगा सीखते सीखते योगा सर बन गया। तब किसी योगाचार्य के माध्यम से दिल्ली आ गया। मम्मी पापा आज भी वहीं हैं, उसी शहर में। सुधीर की बातें सुन अंदर तक हिल गई रश्मि। ये जिंदगी का कैसा खेल है। जो उससे बेइंतहा प्यार करता था, वह आज किस हाल में है, सोचती रह गई रश्मि। अजब धर्म संकट था उसके सामने। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ घर संसार। क्या करे? सुधीर को घर आने की अनुमति दे या नहीं? अगर बार बार सुधीर घर आया तो क्या असर पड़ेगा गृहस्थी पर? माना कि किसी को पता नहीं चलेगा कि योगा सर के रूप में सुधीर है, लेकिन कहीं वह खुद कमजोर पड़ गई तो? उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। गृहस्थी जैसी भी है बिखर जाएगी। उसने तय कर लिया कि वह सुधीर को योगा सर के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। कहीं दूर चले जाने को कह देगी इसी वक्त। देखो सुधीर, मैं तुमसे योगा नहीं सीखना चाहती, रश्मि ने अचानक सामान्य बातचीत का क्रम तोड़ते हुए कहा। पर क्यों रश्मि? हमारे लिए यही ठीक रहेगा सुधीर, प्लीज समझो।
अब तुम शादीशुदा हो, अब वो बचपन वाली बात नहीं है रश्मि। क्या हम अच्छे दोस्त बनकर भी नहीं रह सकते? सुधीर ने लगभग गिड़गिड़ाने के अंदाज में कहा। नहीं सुधीर, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरी गृहस्थी, मेरे बच्चों पर असर पड़े, रश्मि ने कहा। सुधीर ने लाख समझाया पर रश्मि अपने फैसले पर अडिग रही। सुधीर बेचैन हो गया। सालों बाद उसका प्यार उसके सामने था, लेकिन वो उसकी बात स्वीकार नहीं कर रहा था। आखिर रश्मि ने सुधीर को विदा कर दिया, साथ ही कहा कि दोबारा संपर्क की कोशिश न करे। सुधीर रश्मि से अलग होते वक्त बहुत तनावग्रस्त था, पर उस दिन के बाद सुधीर ने रश्मि से संपर्क नहीं किया। रश्मि ने तनाव मुक्त होने के लिए कई नई फ्रेंड्स बनाई और उनके साथ बहुत सी गतिविधियों में व्यस्त हो गई। इससे उसका सामाजिक दायरा बहुत बढ़ गया। उस दिन वो बहुत से बाहर के फिर घर के काम निपटाकर बेडरूम में पहुंची तो न्यूज चैनल पर उसने वो खबर देखी कि सुधीर ने दिल्ली मेट्रो के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया था। वह देर तक रोती रही। न्यूज उद्घोषक बता रही थी कि उसकी जेब में एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें अपनी मौत के लिए उसने किसी को जिम्मेदार नहीं माना परंतु अपनी एक गुमनाम प्रेमिका के नाम पत्र लिखा है। रश्मि का सिर घूम रहा था। उसकी रुलाई फूट पड़ी। तभी संभव ने अचानक कमरे में प्रवेश किया और बोला, क्या हुआ रश्मि, क्यों रो रही हो? कोई डरावना सपना देखा क्या? प्यार भरे बोल सुन रश्मि की रुलाई और फूट पड़ी। वो काफी देर तक संभव के कंधे से लगकर रोती रही। उसका प्यार खत्म हो गया था, सिर्फ यादें ही शेष रह गई थीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।